संजीवनी में हम पूरे हफ्ते किसी न किसी एक बीमारी पर चर्चा करते हैं और आपको देते हैं उसका आयुर्वेदिक निदान। आज संजीवनी में हम किसी बीमारी पर बात नहीं करने वाले बल्कि पंचकर्म चिकित्सा की ऐसी चिकित्सा पद्धति पर चर्चा करेंगे जो कमर के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं। माना जाता है कि कमर से जुड़ी कई परेशानियों के साथ साथ सेहत से जुड़ी भी कई परेशानियों को भी ये दूर करती है। ये चिकित्सा पद्धति बहुत ही फायदेमंद है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आयुर्वेद की मशहूर पंचकर्म चिकित्सा पद्धति कटी बस्ती चिकित्सा की। तो आज हम डॉक्टर साहब से इसी के बारे में जानेंगे। इसे ध्यान से देखिए आज का ये प्रोग्राम, ताकि आप जान सके कटी बस्ती चिकित्सा होती क्या है इसकी खासियत, कितनी फायदेमंद होती है, कैसे हम इसका लाभ उठा सकते हैं। साथ ही साथ संजीवनी टिप्स में हम जानेंगे खांसी को दूर करने के कारगर और बेहद आसान नुस्खे। लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं क्या होती है कटी बस्ती चिकित्सा। कमर दर्द, पीठ दर्द, कंधे का दर्द, टेंशन, मसल्स में ऐंठन, दर्जनों बीमारियों का एक आयुर्वेदिक इलाज कटी बस्ती। चलिए सबसे पहला सवाल डॉक्टर साहब से यही पूछ लेते हैं कि कटी बस्ती चिकित्सा होती क्या है। पंचकर्म में कटी बस्ती चिकित्सा को इतनी अहमियत क्यों दी गई है? डॉक्टर साहब ये होती क्या है? इसका नाम बेहद अनोखा है। जी देखिए, कटी शब्द जो है उसका मतलब होता है कमर जी संस्कृत में। अगर और बस्ती जो है, बस्ती के कई मीनिंग होते हैं, लेकिन आयुर्वेद में बस्ती का एक मीनिंग बड़ा सिंपल सा है कि जो ऐसी कोई चीज या ऐसा कोई यंत्र जो उस किसी चीज को होल्ड करे। तो कमर के ऊपर कुछ चीज हमें भरनी है, ऊपर उसको कमर के ऊपर हमें कोई चीज होल्ड करनी है, जैसे नेत्र बस्ती हम करते हैं, ऐसे ही कटी बस्ती, ग्रीवा बस्ती यानी कि अगर गर्दन पर करते हैं, हृदय बस्ती अगर हार्ट के ऊपर करते हैं। तो कई प्रकार की बस्ती आयुर्वेद में काफी प्रचलित है। बस्ती का अर्थ होता है कि आप एक रिंग टाइप की एक गोल एक बनाते हैं कमर के ऊपर, जैसे रिंग होता है मोटा आटे का, उसको कमर के ऊपर रख देते हैं और ऐसा उसको बनाते हैं कि उसमें से कहीं बाहर तेल ना निकले। फिर उसमें तेल भर देते हैं। मरीज को उल्टा लेटा करके पेट के बल कमर पर एक मोटे आटे की रिंग, जिसका कि कम से कम 2-3 इंच उसका हाइट होता है, और उसमें फिर गरम तेल, मेडिकेटेड ऑयल हम उसमें भरते हैं। फिर थोड़ा तेल निकालते हैं, फिर थोड़ा गरम डालते हैं। इस तरह से ये प्रक्रिया आधा घंटे करीब चलती रहती है। तो ये होती है कटी बस्ती। इसको और कमर के लिए जैसा आपने कहा कि संजीवनी, डेफिनेटली, क्योंकि कमर के रोग जो क्रॉनिक हो जाते हैं या जो ऐसे रोग हो जाते हैं जिनको कि डॉक्टर भी कहते हैं कि भाई अब हमारे पास कोई इलाज नहीं है, ऑपरेशन करा लीजिए, या आपको कहते हैं कि भाई आपका डिस्क प्रोलैप्स हो गया है या डिस्क हर्निएटेड हो गया है, डिस्क में स्पेस आ गया है, डिस्क स्लिप हो गई है, ऐसा रोग आपने सुना होगा, स्पॉन्डिलाइटिस जिसको बोल देते हैं, स्पॉन्डिलोसिस जिसको कहते हैं। तो उसमें कटी बस्ती हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम करती है। तो ये कटी बस्ती मैंने आपको ब्रीफ में समझा दिया। आज हम बात कर रहे हैं कटी बस्ती चिकित्सा की। आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं कि आखिरकार इस चिकित्सा की किसको जरूरत है, किसको नहीं, और क्या जो इंसान नॉर्मल है, जिसे कोई भी बीमारी नहीं है, क्या वो भी इसका नियमित रूप से इस्तेमाल कर सकता है, इसे करवा सकता है? आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब पहले तो ये बताइए किस तरह का रोगी इस चिकित्सा का इस्तेमाल करता है और क्या जो व्यक्ति नॉर्मल है वो भी कर सकता है? देखिए, कटी बस्ती जो है बहुत अच्छी एक ट्रीटमेंट है आयुर्वेद की। खास तौर से वो लोग जो कमर दर्द से परेशान रहते हैं, कमर में जर्क आ जाता है, एकदम से झटका लग जाता है, या डॉक्टर ने कहा है कि आपकी जो है डिस्क में जो गैप आ गया है, स्लिप डिस्क आपको हो गया है। कभी कभार डॉक्टर आपको कहेंगे कि आपकी कोई नस दबी है, पिंच्ड नर्व उसको बोलते हैं। तो ये इस प्रकार के स्पॉन्डिलाइटिस या स्पॉन्डिलोसिस नंबर L5, S1, ऐसे आपको कभी डॉक्टर लोग बताएंगे L4, L5 में गैप बढ़ गया है। ये जो आपके अगर इस तरह के रोग हैं तो इसमें कटी बस्ती जरूर ट्राई करिए। मैं आपको बिल्कुल बहुत जोर दे करके ये बात कह रहा हूँ कि कटी बस्ती से हमारे यहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट हमने देखे हैं। वो जरूर आप ट्राई करिए। जहाँ तक पूछा आपने कि जो लोग स्वस्थ हैं वो भी करा सकते हैं। डेफिनेटली जो लोग बहुत ज़्यादा सेडेंट्री हैं, जो बैठ करके काम करते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं, वो अगर स्वस्थ रहने के लिए भी कभी कभार इसको कराएं तो उनको अच्छा रहेगा। उनकी मसल्स जो हैं वो रिलैक्स रहेंगी, किसी प्रकार के टॉक्सिन्स वहाँ जमने नहीं पाएंगे, और छोटा मोटा अगर कुछ वहाँ पर वेयर एंड टियर जो चलता है उसकी रिपेयर भी हो जाएगी, क्योंकि इससे वहाँ हमारी जो मांसपेशियां हैं, नर्व्स हैं, उनको नरिशमेंट भी मिलती है, उनको पोषण भी मिलता है। अमृतसर से दीपक जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। नमस्कार डॉक्टर साहब।
नमस्कार जी। तो सब मेरे ना बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है 6 महीने से, और खट्टी खट्टी डकारें आती हैं ऊपर की तरफ। जब खाना खा लेता हूँ ना उनके बाद जलन होती है छाती में। जी देखिए, एसिडिटी भी बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को होती है, खान पान से ज़्यादा होती है। चाय सबसे बड़ा दुश्मन है। जो लोग चाय पीते रहते हैं दिन भर, बिना मतलब ही चाय पीते रहते हैं। कई बार होता है कुछ नहीं है करने को, चलो चाय पी लो, कैंटीन में चले जाओ। घर में भी देखा है मैंने, छुट्टी वाले दिन कुछ करने को नहीं है, चलो एक चाय बना लीजिए। तो चाय जो है वो डेफिनेटली एसिड बनाती है, गर्मी करती है, गर्म होती है। उसको हमेशा जो है आपको देखना है कि कहीं चाय तो नहीं पी रहे। मिर्च मसाले हमारे यहाँ भारत में बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। मिर्च बहुत खाते हैं लोग, लाल मिर्च, हरी मिर्च, हर प्रकार की मिर्च। थोड़ा सा खट्टा तीखा बहुत चलता है यहाँ पर। आपने देखा होगा कहीं बाहर भी आप खाते हैं तो कहेंगे भैया थोड़ा चटनी ज़्यादा डाल देना इसमें थोड़ी मिर्च थोड़ी और ज़्यादा डाल देना, थोड़ा तीखा बना देना इसको। तो ये जो है ज़्यादा हीट हमारी बॉडी में जब बढ़ेगी तो पित्त की वृद्धि होती है। ऐसे ही गर्म देश है हमारा, गर्मियों में तो टेम्परेचर 40-45 से भी ऊपर चला जाता है। तो इतनी हीट में तो कुछ ठंडा लेना चाहिए, नारियल पानी पिए, तरबूज खाएं, खीरा खाएं, ककड़ी खाएं, इससे एसिडिटी भी दूर हो जाएगी। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अधिकतर लोगों की जो समस्या है वो केवल गलत खान पान, हम इसको आयुर्वेद में कहते हैं प्रज्ञापराध, बुद्धि का दुरुपयोग। बुद्धि तो है लेकिन उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं अपने लिए, और 50 जगह उसको लगाएंगे बुद्धि को, लेकिन जब अपने खाने की बात आएगी, अपने रोग की बात आएगी, अपने शरीर की बात आएगी, अपने माइंड की जब हम रक्षा करने की बात करेंगे तो वहाँ पर बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। माइंड को तो बहुत दुखी करके रखते हैं। 24 घंटे आजकल वो चल रहा है, कभी व्हाट्सएप चल रहा है, कभी पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ गई हैं। तो ये बड़ी खतरनाक चीज़ें हैं। माइंड को बिल्कुल जो है रेस्ट मिलता ही नहीं है बेचारे को। बनाई तो इसलिए थी ये चीज़ें, कंप्यूटर और फ़ोन वगैरह इसलिए बनाए गए थे कि हम अपना काम जल्दी ख़त्म करके माइंड को ज़्यादा रिलैक्स करेंगे, मेडिटेशन ज़्यादा करेंगे, मंत्र वगैरह जप करेंगे, कुछ पूजा पाठ करेंगे। लेकिन अब सब खत्म हो गया है, 24 घंटे जो है उसी में लगे रहते हैं। तो थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। बुद्धि का प्रयोग मैंने आपको बताया, बुद्धि का प्रयोग करिए, बुद्धि का दुरुपयोग मत करिए। चलिए डॉक्टर साहब से ये जानते हैं, जो आजकल भ्रांति चल रही है, लोग हमेशा यही सोचते हैं कि कटिबस्ती चिकित्सा या पंचकर्म चिकित्सा बहुत महंगी होती है, बहुत टाइम टेकिंग होती है, आम आदमी कैसे करेगा। आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है। डॉक्टर साहब, ये भ्रांति चली आ रही है, बहुत लोगों के मुंह से मैंने भी सुना है कि महंगी चिकित्सा है, बहुत वक्त लगता है, क्या वाकई ऐसा है? देखिए, महंगी तो मैं नहीं कहूँगा, महंगी क्यों लोग कहते हैं मुझे समझ नहीं आता। आपको पहले तो ये समझना चाहिए कि उसमें क्या क्या करते हैं वो लोग, कि कौन सा तेल लगाते हैं, वो तेल कितना महंगा है। 2 लोग कम से कम थेरेपिस्ट या एक थेरेपिस्ट तो उसमें लगेगा, उसका टाइम लगेगा। और कटिबस्ती की बात अगर करें तो कटिबस्ती तो इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती है, कहीं से आपने गलत सुना है। कटिबस्ती बहुत महंगी नहीं है, बहुत रीजनेबल प्राइस पर होती है। अलग अलग जगह की बात है, अगर आप बहुत 5 स्टार फैसिलिटी में कहीं जाएंगे तो शायद उसका बहुत ज़्यादा चार्ज करेंगे। नॉर्मल पंचकर्म सेंटर में जाएंगे तो उतना चार्ज उसका नहीं लगता है, और टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। कटिबस्ती ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा आपको लगता है, उसके बाद आप चाहें तो थोड़ा सा रेस्ट करके और फिर दोबारा से अपने काम पर आप जा सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें आपको पूरे शरीर में भी कुछ नहीं करना है, केवल कमर पर ही ट्रीटमेंट हो रहा है। तो ऐसा भी नहीं है कि कहीं तेल आपके बालों में लग जाएगा तो आप ऑफिस नहीं जा सकते हैं। मतलब अगर आप दिन में ट्रीटमेंट करा करके वापस काम पर भी जाना चाहते हैं वो भी पॉसिबल। लेकिन हम एडवाइज ये करते हैं कि जब भी आप कोई पंचकर्म की चिकित्सा कराएं तो थोड़ा सा रेस्ट भी करना चाहिए। हमेशा जो है भाग दौड़ में नहीं लगे रहिए। तो टाइम निकाल करके 4-5 दिन का अगर आपको कभी कटिबस्ती कराना है तो थोड़ा कोशिश करिए कि उसके बाद थोड़ा रेस्ट करें। रेस्ट करने से भी हमारे बॉडी में काफ़ी जो है ताकत मिलती है और हमारे जो रोग हैं वो ठीक होते हैं। भोपाल से गुलशन जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। जी नमस्ते सर। नमस्कार जी। जी सर, मेरा क्वेश्चन है, मेरा छोटा भाई है, उसे चलने में 2 साल से प्रॉब्लम हो रही है पैरों में, और हमने इसके चेकअप भी कराया तो उसकी हड्डी थोड़ी बड़ी बता रहे हैं डॉक्टर। कितनी उम्र है अभी उसकी? जी 12 साल का हो। तो चलने में प्रॉब्लम होती है या उठने बैठने में भी प्रॉब्लम होती है? नहीं, चलने में ही प्रॉब्लम हो रही है उसे। अच्छा, और हड्डी कहाँ की बड़ी हुई बताइए डॉक्टर ने? जी घुटने से बढ़ रखी है। अच्छा, देखो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अभी जो आपने बात कही इससे मुझे पूरा समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इसका कारण हो सकता है। हड्डी बढ़ना 12 साल की उम्र में कुछ मेरे को समझ नहीं आता। हड्डी में कोई चोट लगना वो दूसरी बात है, या वहाँ सूजन आना वो दूसरी बात है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि थोड़ा सा विस्तार से हमारे डॉक्टर्स को ये केस पूरा समझाएं
उसके बारे में बताएं कि क्या उसका है। कोई रिपोर्ट्स वगैरह अगर आपने कराई हैं जिसके बिना पर जो है डॉक्टर ने आपको बताया है कि हड्डी बढ़ी हुई है, तो वो हमें भेज सकते हैं। आप ईमेल कर सकते हैं, फैक्स कर सकते हैं, या पर्सनली भी आप हमारी जो है क्लिनिक्स पर जाकर के डॉक्टर से मुलाकात कर सकते हैं। हमारी क्लिनिक्स विभिन्न शहरों में है। क्लिनिक्स की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप जो हमारा नंबर आता है उस पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं। और जो हमारा मेन सेंटर है फरीदाबाद में, जिसका हम बार बार आपको जिक्र करते हैं, वहाँ पर भी आप डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। निःशुल्क आपको परामर्श दिया जाता है। कोई ऐसी इसमें आपको चिंता का विषय नहीं। लेकिन रोग को समझना, क्योंकि 12 साल का है, कई बार जो है मसल्स की प्रॉब्लम होती है। मैंने जहाँ तक देखा है कई बच्चों को मांसपेशियाँ नहीं बनती हैं ठीक से, या कभी हड्डियाँ कमज़ोर रह जाती हैं विटामिन डी की कमी से, या कोई और डेफिशिएंसी की वजह से हड्डियों में कमजोरी आ जाती है। तो वो हमें देखना है कि मूल कारण क्या है। मूल कारण को समझ करके फिर उसका उपचार करना वो ज़्यादा बेहतर होता है, बजाय कि हम ऐसे ही आपको कुछ बोलें। लेकिन फिर भी जैसा आपने अभी आपने बताया है, उसके सोच करके अगर मैं जवाब दूं तो मैं इतना कह सकता हूं कि थोड़ा सा मालिश करिए उनको, खास तौर से पूरी टांगों में मालिश करिए। और जहां पर भी हड्डी वो घुटने वाली बढ़ी हुई बता रहे हैं, उसमें हल्दी और गुड़ का एक लेप लगाइए। हल्दी और गुड़ का थोड़ा पेस्ट बना करके गर्म करके उसमें हल्दी मिला करके उसका लेप करिए। हल्दी में बहुत अच्छे गुण होते हैं। वो सूजन को भी कम करती है, दर्द को भी कम करती है, चोट के जो अगर वहाँ पर कुछ है उसको भी कम करेगी। लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसको विस्तार से समझना पड़ेगा, तभी उसका अच्छा उपचार हम कर पाएंगे। इसी के साथ बारी आ गई है आज की संजीवनी की। आइए डॉक्टर चौहान से जानते हैं कटी बस्ती को लेकर क्या है आज की संजीवनी। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी? देखिए, कमर दर्द कॉमन सी चीज़ है। कमर दर्द यदि आपको है तो उसमें मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ पंचकर्म सेंटर में जब आप आएंगे तो ऐसा नहीं कि कटी बस्ती डायरेक्ट की जाएगी। पहले अभ्यंग करते हैं, यानी कि मालिश पूरी बॉडी में की जाती है, क्योंकि कमर का कनेक्शन, रीढ़ की हड्डी का कनेक्शन हमारी टांगों से भी है, हमारे हाथों से भी, हमारे शरीर के और अंगों से। तो पूरी बॉडी को ही हम कोशिश करते हैं कि अभ्यंग करके या उसको थोड़ा सा मालिश करके फिर कटी बस्ती की जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। लंबर स्पॉन्डिलोसिस या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस जो भी आप उसको कहें, वो आमतौर पर जब लोगों को हो जाता है तो उसमें जो है अभ्यंग यानी कि मालिश भी की जाती है आपके कमर के ऊपर, फिर कटी बस्ती और थोड़ा सा वहाँ स्टीमिंग भी किया जाता है। नाड़ी स्वेद यानी कि एक स्पेशल जगह पर हम भाप लगाते हैं, वो किया जाता है। बहुत फ़ायदा करता है कटी बस्ती के साथ। इसी के अलावा बहुत ज़्यादा, जैसे कि आपकी टांग में दर्द जा रहा है, सैटिका का पेन हो गया है, या आपको कहीं नस दबी हुई है, डॉक्टर लोग बोलते हैं, उसमें कटी बस्ती और साथ में पोटली मसाज भी की जाती है। पोटली एक बनाते हैं जड़ी बूटी के, आप चूर्ण वगैरह मिला करके, कुछ ताज़े पत्ते वगैरह मिला करके एक कपड़े की पोटली, और उसमें फिर तेल, गरम तेल में उसको थोड़ा डुबो करके फिर उससे मालिश की जाती है। तो इस प्रकार से कटी बस्ती के काफ़ी सारे फायदे हैं। आमतौर पर जो है कमर के किसी तरह के रोग हों आपके, ना केवल कमर दर्द के, लेकिन टांगों में भी जो दर्द जा रहा है आपके, दोनों टांगों में जा रहा है या पूरी टांग में जा रहा है, कई लोग कहते हैं पिंडलियों में दर्द हो रहा है, उसका कनेक्शन भी कहीं आपके टांग से हो सकता है, या केवल आपके थाइज में दर्द हो रहा है, या हिप्स में आपके दर्द हो रहा है, तो ये सब चीज़ों में आपको कटी बस्ती से बहुत फ़ायदा मिलेगा। लेकिन डेफिनेटली पहले आप डॉक्टर से परामर्श करेंगे, घर पर इसको नहीं कर सकते आप। जैसे कि डॉक्टर साहब ने हमें ये बताया कि कटी बस्ती चिकित्सा कराने के बाद हमें रेस्ट लेने की जरूरत है, थोड़ा सा आराम। आप डॉक्टर से परामर्श करेंगे, घर पर इसको नहीं कर सकते आप। जैसे कि डॉक्टर साहब ने हमें ये बताया कि कटी बस्ती चिकित्सा कराने के बाद हमें रेस्ट लेने की जरूरत है, थोड़ा सा आराम हम अपने शरीर को दें। और कौन सी बातें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए, कौन सी सावधानियां हैं, आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, और कौन कौन सी ऐसी विशेष बातें हैं कटी बस्ती चिकित्सा अगर हम ले रहे हैं तो हमें ध्यान में रखनी है? एक तो सबसे पहले मैंने जैसा अभी कहा कि प्रॉपर गाइडेंस के अंदर आपको करनी है। ऐसा नहीं कि आप खुद घर पे ही करने लगे, आपको डॉक्टर के अंडर में, क्योंकि उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन होगा तो डॉक्टर उसको समझ सकता है। दूसरा जो है, खाने पीने में बहुत ध्यान रखना है। जैसे मैंने शुरू में कहा था, वात प्रकोप नहीं होना चाहिए। उड़द की दाल, राजमा, छोले, गोभी, भिंडी वगैरह का सेवन ना करें। और कभी कभार बहुत ज़्यादा वहाँ सूजन वगैरह अगर है तो पहले सूजन को थोड़ा कम करें, थोड़ा स्नेहन स्वेदन वहाँ किया जाए, उसके बाद फिर कटी बस्ती की जाए। और बहुत क्रॉनिक समस्या जब होती है तो ये भी मैं आपको बता दूं पहले से ही कि जब आप कटी बस्ती या कोई भी पंचकर्म चिकित्सा कई बार कराते हैं तो पहले 1-2 दिन हो सकता है थोड़ा सा दर्द आपको बढ़ जाए। जो मांसपेशियां इतने दिन से हार्ड टाइट बनी हुई हैं, उनको जब हम थोड़ा सा टच करते हैं तो उनमें थोड़ा सा
वेदना या दर्द थोड़ा बढ़ सकता है, वो घबराइए नहीं, वो डॉक्टर की देखरेख में करेंगे तो डॉक्टर आपको पूरा समझाएंगे उसके बारे में। वक्त